हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर 6 है। हमने फ्रेंड्स चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के डिटेल्ड में क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है ना, और आप लोगों के जो व्यूज़ को शेयर करने का और लाइक करने का जो रिस्पांस है वो बहुत देखकर अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसी से मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए तरह तरह के नए नए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये हमारा एक तरीके से जो इस लास्ट चैप्टर तो नहीं कह सकते, बट ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है ना, इससे पहले हमने लेजिस्लेटिव को डिस्कस कर लिया था डिटेल में और एग्जीक्यूटिव को भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब ये हमारा जो एक जुडिशरी है कि जुडिशरी का क्या मतलब होता है, इसका क्या रोल प्ले करता है, वो अब हमारे को डिटेल में डिस्कस करना है क्वेश्चंस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो हमारा क्या बोलता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इंश्योर्ड, चूज़ द ऑड वन आउट। कि भाई जो भी मैंने आपको फ्रेंड्स पहले बता रखा था कि भाई देखिए जुडिशरी का क्या रोल होता है। जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है ना, उसको किसी से भी एक तरीके से लिंक्ड नहीं होती। ठीक है ना, उसके ऊपर कोई भी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है ना कहीं वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भैया अपने डिसीजंस के लिए, अपने जजमेंट के लिए वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है ना, तो इस थॉट को लेकर हमारे को इस चैप्टर को पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद हमारे को आगे चलना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए पहला बात इन्होंने बोल दिया। दूसरा क्या है, जजेस आर जनरली नॉट रिमूव्ड बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। पार्लियामेंट हैज़ नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे को फिर 3-4 ऑप्शन हमारे को बता रखे हैं। ठीक है ना, कि हमारे को भाई जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको एक तरीके से सिक्योर करना है। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आप इसमें ये चीज़ें कंसल्ट या देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं पहले आपको बात बता देता हूँ, उसके बाद क्या होता है उसके बाद आप खुद ही एनालाइज कर देंगे कि सर हमारे को इसका आंसर क्या लिखना है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि भाई जो भी जजेस होता है उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है। ठीक है ना, और ये बात बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स कि भाई उनको उनकी जो रिटायरमेंट एज से है पहले निकाल नहीं सकते। बट फ्रेंड्स अगर उनके अगेंस्ट में कोई, जैसे मान लीजिए कोई करप्शन का या कोई इस तरीके का चार्ज है, तो वो बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करके आप उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट ये एक बहुत ही लॉन्ग और टीडियस प्रोसेस होता है। ठीक है ना, वो उनका रिमूवल इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, वो अगर डिटेल में क्वेश्चंस के जरिए भी डिस्कस होना होगा या आपको अगर चाहेंगे तो वो डिटेल में डिस्कशन किया जा सकता है कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके से जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। चलिए फिर कहता है कि भाई पार्लियामेंट का कोई रोल है या नहीं। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए पार्लियामेंट का कोई भी से नहीं होता। क्यों फ्रेंड, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही एक तरीके से नाम लिखकर एक तरीके से, और वो जब नाम चुने जाते हैं तो उसके लिए पूरा प्रॉपर पैनल्स बनता है और फिर वही नाम क्या होते हैं रिकमेंड कर दिए जाते हैं कि भैया आप इनमें से चूज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स पार्लियामेंट के पास अपनी तरफ से कोई नाम लिखने की पावर या नाम कि भाई इस जज को हमारे को चीफ जस्टिस बनाना चाहिए, इसको हमारे को हाई कोर्ट का जज बनाना चाहिए, इसको हमारे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए, तो फ्रेंड इसमें एक तरीके से पार्लियामेंट का कोई से नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपको बात है फ्रेंड ध्यान में रखकर चलनी है। अब आप आंसर देख सकते हैं, मैं बता दूं इसमें जो ऑड वन आउट है हमारा 1 एंड 3 है। ठीक है, Does independence of the judiciary mean that the judiciary is not accountable to anyone? Write your answer in not more than 100 words। तो कह रहा है कि भाई इंडिपेंडेंस का तो मतलब ये हो गया कि भैया ये किसी पे अकाउंटेबल ना हो। तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस का मतलब अगर आप ये लगा रहे हैं कि भाई किसी के प्रति भी अकाउंटेबल, किसी के प्रति भी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्योंकि जो जुडिशरी, क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको बोला पहले भी कि जो जुडिशरी है ये भी एक तरीके का ऑर्गन है। ठीक है ना, जैसे भाई आपकी बॉडी पार्ट्स में भी इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उसी तरीके से ये हमारी गवर्नमेंट का क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि आपने लेजिस्लेटिव देखा, एग्जीक्यूटिव देखा। ठीक है ना, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर भाई जुडिशरी अपनी पावर को यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की पावर भी अपने पास एक्वायर करना चाहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स गलत है। और अगर जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है अपनी पावर से जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ गलत है। ठीक है, तो हमारे को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भैया कोई भी किसी के भी पावर पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है ना,
सब बॉडी सब ऑर्गन्स अपनी अपनी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो उसको अगर आप अपने बॉडी पार्ट से इस तरीके से रिलेट करके चलेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कि भाई ऐसी क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि आप कहते हैं कि सर जो हमारी एक तरीके से जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स कुछ कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं आपके पार्ट पे कि भाई जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना, उसमें लेजिस्लेचर का एक तरीके से मैं कहता हूँ जो भी कानून बनाते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है जो इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है फ्रेंड्स। फिक्स्ड टेन्योर का क्या मतलब हुआ कि भाई मान लीजिए कि भाई जजेस हैं फ्रेंड्स, इन्होंने सरकार की फेवर में गवर्नमेंट को डिसीजन नहीं दिया, तो सरकार क्या चाहेगी कि भैया इस जज को बदल दो। तो फ्रेंड्स आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों? उनको रिटायरमेंट से पहले आप हटा नहीं सकते, और अगर आपको रिटायरमेंट से हटाना है पहले तो आपको उनके अगेंस्ट में लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उस चीज़ से फ्रेंड्स सरकार भी बचती है कि भाई वो चीज़ें हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं उनको उनकी बातों के अनुसार ही चलना पड़ता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि भैया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखी है उनकी सैलरीज को और उनके अलावेंस को कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। किसके? लेजिस्लेचर की। मतलब उन लोगों की सैलरी संविधान ने ही बता रखी है कभी, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या करेगा कि भाई तुमने हमने हमारी फेवर में जजमेंट नहीं दी तो लो हम आपकी सैलरी को कम करते हैं या ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपको फाइनेंशियली टॉर्चर किया जाएगा तब जाकर ही आपको एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि भाई या तो आप हमारी फेवर में डिस्कशन दीजिए, नहीं तो आपकी हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे या फिर हम आपकी सैलरी को कम कर देंगे। चलिए, उसके बाद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बेसिकली क्या होता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जो भी जुडिशरी की रूलिंग्स को या आपकी जजमेंट को नहीं मानता है उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने फ्रेंड्स ये बहुत बार सुना होगा टीवीज़ में या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो ये टर्म्स बहुत सुनी होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है जी। फिर आपका कि भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनका जो भी एक तरीके से जजिस का कंडक्ट होता है, ठीक है ना, कि भाई ये जजिस ठीक है ये जजिस ठीक नहीं है, इनका क्या होता है हमारी पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है ना। ये काम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कैसा भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। तो जो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा था, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि अगर आपको किसी जज के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग लाते हैं तभी उसको रिमूव किया जा सकता है, अनलेस अदरवाइज उनको रिमूव आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप प्रोविजंस आपको दे रखी है आपकी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए। रीड द न्यूज़ रिपोर्ट बिलो एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कि भाई अच्छा फ्रेंड, अब ये एक आपको रिपोर्ट दे रखी है बेसिकली, मैं आपको आई थिंक शायद अगर हम डिटेल में ना इसको डिस्कस करें तो बेटर रहेगा, बट मैं आपको इसका एक क्रक्स बता दूंगा कि ये केस किस चीज़ से रिलेट करता है जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या था उसके बाद ही आपको बताना है इसके, फिर इसके हम आंसर्स जो हैं एक तरीके से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड ये क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप जानते हैं फ्रेंड्स रिलायंस, ठीक है ना, जो कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, उनको क्या किया, उनको ऑर्डर किया कि भैया आप 300 करोड़ रुपए दीजिए धानु फार्मर्स को। अच्छा, अब तो भाई उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भाई उनको, तो फ्रेंड्स क्या था कि कुछ उन्होंने मान लीजिए फिशरीज या मान लीजिए कोई इन्होंने को प्लांट लगाना था, ठीक है ना, तो उससे क्या हो गया, जो थर्मल पावर प्लांट उन्होंने लगाया उससे क्या हो गया, किसानों की जो फसल है वो ख़राब हो गई, क्रॉप का फेलियर हो गया, ठीक है ना कहीं जो उनकी फर्टाइल लैंड थी वो बैरन की तरफ बन गई, बैरन लैंड हो गई मतलब वो बेकार हो गई। तो कहीं ना कहीं जो भी उन लोगों का रोजगार था वो इफेक्ट हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई अब आपने हमारी जो रिवर्स हैं लेक्स हैं उनको पॉल्यूट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेडेट कर दिया। तो इस चीज़ को भी फ्रेंड ध्यान में रखा गया। तो कहीं ना कहीं फिर कोर्ट ने रूल करा कि भाई अंबानी को एक तरीके से 300 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया और बोला गया कि भैया आप एक पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाइए, PCU, ठीक है ना। तो अब क्योंकि फ्रेंड्स जो भी इनका प्लांट था वो सल्फ़र एक तरीके से एमिट कर रहा था, ठीक है ना, तो जब वो सल्फ़र एमिट कर रहा था तो कहीं ना कहीं भाई पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उनको बोला कि भाई चलिए आप अपना प्लांट कैरी आउट कर सकते हैं बट आप एक पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाइए, ठीक है जी।
और जल्दी से जल्द आपको 300 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है। बट अब फ्रेंड्स कंपनी है, आपको पता है प्राइवेट कंपनीज तो वैसे भी प्रॉफिट मोटिव की उस तरीके से रखती है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अब किसी भी कंपनी को फ्रेंड्स एक ये ह्यूज अमाउंट होता है, 300 करोड़ रुपए बोल देना कि भैया आपको 300 करोड़ रुपए देना है फ्रेंड्स, तो ये एक ह्यूज अमाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ में डिस्कशंस होता है, और अब हम क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया गया। वाट इज़ द केस अबाउट। तो फ्रेंड्स केस तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी रिलायंस कंपनी है वो पॉल्यूशन कर रही है, किससे, अपने थर्मल पावर प्लांट के जरिए, ये हमारा केस था। हु हैज़ बीन द बेनिफिशियरी इन द केस। तो बेनिफिशियरी कौन है फ्रेंड्स, बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिनको इस केस से फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसको होगा फ्रेंड्स, फार्मर्स को फ़ायदा होगा। सर कंपनी को तो होगा नहीं, कंपनी को तो एक तरीके से आपने जुर्माना लगवाया है, तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा, तो वो हो जाएंगे हमारे बेनिफिशरीज। पेटिशनर, पेटिशनर कौन होता है फ्रेंड्स, जो पेटिशनर होता है बेसिकली वो होते हैं आपके जो केस को एक तरीके से इनिशिएट करता है, लड़ता है, ठीक है ना। दो पार्टी होती है फ्रेंड्स, एक तो पेटिशनर होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है, ठीक है ना। तो जो पेटिशनर होता है वो केस को अप्लाई करता है कि भाई हम हमारे ये उचित नहीं हो रहा, हमारे एक तरीके से राइट टू लाइवलीहुड और बहुत सारे तरीके को इस तरीके से वायलेट किया जा रहा है, तो वो लाता है। तो इसमें आप पेटिशनर्स को बोल सकते हैं, धानु के जो फार्मर्स हैं वो पेटिशनर्स हो गए इस केस में। विजुलाइज वाट वुड हैव बीन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द कंपनी, कि भाई अब आपने सारे फार्मर्स के आर्ग्यूमेंट सुन लिए, अब कंपनी ने क्या अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे होंगे या उनको रखने चाहिए थे। तो बेसिकली फ्रेंड्स कंपनी कह सकती है कि भाई अगर आपने हमारे को बोला है कि 3 महीने के अंदर 300 करोड़ रुपए देने हैं, तो प्लीज़ इस पीरियड को 6 महीने करिए। हो सकता है भाई कंपनी कह दे कि भाई एक्सटेंशन करिए थोड़ा सा टाइम का, ठीक है ना, तो ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, भाई आपने टाइम बढ़वा लिया, या फिर भाई पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट बनाने के लिए बोला, तो और वो बोला कि भैया आपको एक एक वीक के अंदर बनानी है, तो उसके लिए बोल दिया कि भैया आप हमारे को 6 महीने का तो कम से कम टाइम दीजिए, ठीक है जी। फिर अ, तो इस तरीके की बातें आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। द आर्गूमेंट्स, और फिर हाँ इसमें तीसरा आर्गूमेंट ये भी रख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि 300 करोड़ रुपए के लिए बोला कि भाई 300 करोड़ रुपए देना, तो उनको बोले कि भाई प्लीज़ आप अपनी जजमेंट को बोलिए, जजमेंट को रिव्यू कीजिए कि भाई इसको वो कम से कम 50 करोड़ रुपीज़ पर आ जाए, कि हमारे को सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही देना पड़े। तो फ्रेंड्स ये भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट। तो इस तरीके की भी बातें कंपनी के द्वारा रखी जा सकती हैं। वाट आर्ग्यूमेंट्स वुड द फार्मर्स हैव पुट फॉरवर्ड। तो किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स फार्मर्स ने रखे, तो फार्मर्स ने कहा कि भैया हमारी तो फसलें सारी ख़राब हो गई, तो आप तो सिर्फ 300 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि इनके ऊपर 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा तो इन्होंने एक तरीके से आगे आने वाली पूरी लैंड ही ख़त्म कर दी, बर्बाद कर दी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यही इस तरीके के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, जिसमें एक जज को अप्रोप्रिएट बेसिस पर लेकर डिसीजन लेना होता है। चलिए ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने डिटेल में केस स्टडीज़ फ्रेंड डिस्कस कर दी है। बाकी जब अब आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी। फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ रिपोर्ट है, उस वो किससे डील करती है फ्रेंड्स, तो वो डील करती है आपकी सीएनजी के इश्यूज से। तो इसमें क्या डिस्कस किया गया था फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली क्या बोला था कि सरकार ने एक तरीके से मतलब जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने बोल दिया कि भैया आप जल्दी से जल्दी जो भी अपनी बसेस हैं उसको सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए। क्यों, क्योंकि जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो भाई फ्रेंड्स इतनी सारी बसेस हैं दिल्ली में, उसको एक झटके में बोल दिया कि आप उसको सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सरकार भी, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार थी उस टाइम पर, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, आज तो आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी सरकार को डील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे शीला दीक्षित जी की सरकार थी। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एकदम अगर आप बोलते हैं कि विद इन अ वीक सारी बसेस को चेंज कीजिए, तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी नहीं होती। फिर आपने बोल तो दिया सीएनजी में कन्वर्ट कीजिए, तो फ्रेंड्स सीएनजी की उतनी फैसिलिटी, उतनी चीज़ें हमारे पास वो अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो भी सब चीज़ें देखी जाती है। तो कहीं न कहीं जो सरकार कह रही थी और जो कहीं न कहीं एक तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, उनकी बातों पर थोड़ा-सा मतभेद एक तरीके से चल रहा था कि भई सरकार कह रही थी कि सर हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, बट हमारे को थोड़ा-सा आप टाइम दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको टाइम नहीं देंगे और आपको इमीडिएट बेसिस पर करना होगा, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ के चल रहा है, ठीक है ना। तो जो मेन बात है उसमें यही बात है जो पूरी इस केस स्टडीज़ में आपको डील करने को एक तरीके से मिलेगी। देखिए दीक्षित जी का आपको नाम आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तो यही सारा जो लॉन्ग में एक तरीके से डिस्कशन चल रहा है। तो फिर देखिए बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट हैड रिफ्यूज टू रिलैक्स द सीएनजी नॉर्म्स, ठीक है ना, ठीक है ना।
ओनली फॉर द सिटी बसेस, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई हम सिटी बसेस के लिए तो नॉर्म्स बिल्कुल रिलैक्स नहीं करेंगे, हाँ अगर आप चाहते हैं कि भैया टैक्सीज़ के लिए और ऑटो रिक्शाज़ के लिए तो वो मीनवाइल आप उसके लिए भी कर सकते हैं, बट हम हाँ बसेस के लिए अब आपको अलाउड नहीं करेंगे। आप फटाफट से उसको इमीडिएट बेसिस पर क्या करिए, जो भी 10,000 बसेज हैं आपकी उनको CNG में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये डिटेल्ड में इस तरह की फ्रेंड्स केस स्टडी है। होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका सार या क्रक्स में नहीं पता होगा तो आप लोग ये पढ़ने की भी हिम्मत नहीं उठाएंगे, बट अब जब मैंने आपको इस तरीके के थोड़ा सा एक गाइडेंस या एक रूपरेखा बना दी है तो अब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। मैं भी फ्रेंड्स इसको डिटेल में आपको एक एक लाइन पढ़कर डिस्कस कर सकता था, बट कहीं ना कहीं क्या इशू होता है, टाइम का थोड़ा सा इशूज़ रहता है। और होप सो फ्रेंड आप लोग इस चीज़ को ध्यान में भी रखते हैं, समझते हैं, कॉपरेट भी करेंगे आप, ठीक है ना। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हमारे को तब भी समझ में नहीं आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, मैं इसको अलग से डिस्कस कर लूँ, ओके। चलिए, तो यही बातें थी इसमें। अब अच्छा हम इसके केसेस डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कहते हैं आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इसमें कौन सी गवर्नमेंट्स रोल प्ले कर रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, फिर दूसरी बात क्या थी हमारी, दूसरी बात थी कि जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखता है और उनकी पॉलिसीज़ एंड उनके जो भी एक्शंस वगैरह है उनको मॉनिटर कर कर चलता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे को जो पॉल्यूशन को है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और विद इन अ वीक इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट उसने करवा दिया अपने किसकी जजमेंट्स के जरिए, ठीक है जी। चलिए, फिर क्या थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कैन यू आइडेंटिफाई इन इट, कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं किस तरीके के, कि भाई देखिए कहीं ना कहीं अगर फ्रेंड्स एक आपने टर्म सुना होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जुडिशरी अपने आप से ही सुओ मोटो, एक टर्म आता है फ्रेंड्स सुओ मोटो, ठीक है ना, अपने आप से ही इस तरीके की चीज़ों को देखता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अब ये फ्रेंड इसको भी लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होता है कि भाई सरकार इस चीज़ में वो जो जुडिशरी है हमारी जुडिशरी इस चीज़ में क्यों इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड देखिए एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन ये भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अगर हो रहा है तो इसको ये हमारे लोगों को परेशान करता है, ठीक है ना। आप लोग देखते ही हैं कि जो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उसको स्टेप्स लेने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करेगी तो फ्रेंड्स जुडिशरी को रोल प्ले करना पड़ता है, इसलिए उसको इस कामों में इंटरफेरेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर भाई गवर्नमेंट ही इसको अपने पार्ट पर कर रही होती तो फ्रेंड जुडिशरी को कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं कि भाई चेक एंड बैलेंस, आपको मैंने पहले भी बताया था, चेक एंड बैलेंस को हमारे को मेंटेन कर कर चलना है कि भाई जो भी वो उसकी पावर्स हैं उसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज करे, ठीक है ना। तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी जो मैंने आपको बताया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर जुडिशरी की रूलिंग को सरकार नहीं मानती है तो उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया जा सकता है, ठीक है ना, कि भाई आप लोग सही से काम नहीं कर रहे, आप हमारी जजमेंट्स को नहीं मानकर चलते। आइडेंटिफाई द पॉलिसी इश्यूज मैटर रिलेटेड टू लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इन्वॉल्व इन द केस। तो फ्रेंड्स कि भैया जो भी है कि आपको जल्दी से जल्दी सारे व्हीकल्स को CNG में करना है, ठीक है ना, जिससे कि हम क्या कर सके, पॉल्यूशन को रिमूव या एलिमिनेट कर सके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो क्या कहता है द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट अबाउट द इक्वेडर, वाट सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन दिस एग्जाम्पल एंड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इक्वेडोर को भी आप एक क्या करिए, मानकर चलिए कि ये भी एक तरीके का जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, कहीं दूसरी कंट्री का, और जबकि एक जुडिशियल सिस्टम है जो आपका क्या है, प्रिवेलेंट करता है इंडिया में। तो ठीक है, अब हम दोनों चीज़ों को देखेंगे कि भाई इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा करता है और बाकी किसी एक कंट्री में जो इक्वेडोर नाम का एक सिस्टम है वो कैसे रोल प्ले करता है। कहता है इट वुड बी हेल्पफुल इफ अ बॉडी ऑफ अ कॉमन लॉ और जुडिशियल प्रेसिडेंट एग्जिस्टेड दैट कुड क्लैरिफाई अ जर्नलिस्ट राइट। अनफॉर्चुनेटली इक्वेडोर कोर्ट्स डोंट वर्क दैट वे, जजेस आर नॉट फोर्स टू रिस्पेक्ट द रूलिंग ऑफ हायर कोर्ट। बताइए, अगर आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, इक्वेडोर में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कंट्री में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। जब वो जजमेंट कुछ देता है तो जो हाई कोर्ट, जो फ्रेंड्स इसका निचला नीचे लेवल का कोर्ट है, वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। जबकि इक्वेडोर में क्या है कि जो भी उसका निचला कोर्ट होगा या मतलब जो भी उसका अबव कोर्ट है, अगर उसने कोई रूलिंग कर दी तो वो उसको नहीं मानता, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है। अनलाइक द US, एन एपेलेट जज इन इक्वेडोर
नीड नॉट प्रोवाइड द रिटर्न डिसीजन, मतलब जो इक्वेडर में होते हैं डिसीजन भी आपको क्या होने रिटर्न नहीं प्रोवाइड करने, जबकि हमारी कंट्री में क्या है, आपको डिसीजंस को जो है एक तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करने पड़ते हैं, आपको जजमेंट प्रॉपर देनी पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा, और फिर क्या कहता है कि जो जो इक्वेडर में एक जज है वो आज कुछ रूलिंग दे सकता है, कल कोई रूलिंग दे सकता है, और उसको नहीं बताने की ज़रूरत कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। तो कुछ हद तक बात फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये रोल प्ले करता है कि भाई हमने पहले कुछ ओपिनियन दी थी और अब उसको रिव्यू करने के बाद हमने कुछ ये ओपिनियन दी है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, एक डिफरेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की एक तरीके से बात करके चल सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, आप ये लिख सकते हैं कि भाई जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको जैसे कि भाई एपलेट जज की बात माननी ज़रूरी है इंडिया में, वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। फिर आप कुछ कल कुछ दे सकते हैं, कल और आज कुछ और ओपिनियन दे रहे हैं, तो इस तरह के ये आपकी सिमिलरिटी है दोनों कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। और उसके बाद आपको रिस्पेक्ट करना है हायर जज की, वो हम इंडिया में करते हैं और बाहर इक्वेडर में नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैच दैम विद द डिफरेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज ओरिजिनल एपेलेट एंड एडवाइजरी। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड कि देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट, अब आपको लगता होगा सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस कैसे जाते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ केसेस हैं जो ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। एपेलेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में रूलिंग दे दी किसी पार्टी के, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो तीन तरीके की जुरिस्डिक्शन होती हैं जिसको हमारे को लेकर चलना है। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट वांटेड टू नो इफ इट कैन पास अ लॉ अबाउट द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जो भी हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, उसमें जो कुछ एरिया है वो क्या कर रखा है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, चलिए फिर दूसरी चीज़ क्या है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अबाउट रिवर कावेरी द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वांट्स टू अप्रोच द कोर्ट। अब कुछ रिवर को लेके डिस्प्यूट चल रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं। कोर्ट रिजेक्टेड द अपील बाय पीपल अगेंस्ट द एविक्शन फ्रॉम द डैम साइट। तो इस तरीके की बातें हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कौन से मुद्दे ओरिजिनल हैं, कौन से एपेलेट हैं और कौन से एडवाइजरी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ओरिजिनल वो मैटर होते हैं जो कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। एपेलेट वाले जो होते हैं एक तरीके से वो अपील करी जाती है कि भाई हाई कोर्ट के डिसीजंस की अपील कहाँ पर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रही है, ठीक है ना। और फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, एडवाइजरी में क्या होता है, प्रेसिडेंट को लगता है कोई मैटर कि भाई ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या मैटर कर देता है, सुप्रीम कोर्ट भेज देता है। और जब वो, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ पे एडवाइस देता है, और वो एडवाइस तो दे देता है पर प्रेसिडेंट को उसको मानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती हैं जो आपको इसके अंदर लेकर चलनी है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब वो पूछता है कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज़ में वो बना सकते हैं, बना नहीं या बना सकते हैं कानून, तो फ्रेंड उसके लिए क्या लेना पड़ेगा उनको, एडवाइजरी जुरिडिक्शन लेना पड़ सकता है, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ सकता है, ठीक है ना। एक तरीके से तो उसी चीज़ को हम लेकर चल सकते हैं कि भैया वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन एक तरीके से प्रेसिडेंट को अपनी राय दे सकते हैं। फिर दूसरी बात थी क्या, जो कावेरी का डिस्प्यूट था फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है, वो ओरिजिनल डिस्प्यूट है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और जो एक तरीके से अपील करी गई थी कि भाई डैम साइट को कंस्ट्रक्शन के एविक्शन की जगह, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही केस जो है कोर्ट के पास था, अब उसके ओपिनियन के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, इन वाट वे कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हेल्प द पुअर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जाना था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, उसके अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स जब क्या होता है कि हमारी कंट्री में आपको पता है फ्रेंड्स बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, वो अपने अधिकार को ना जानते हैं, ना उनका वो उनको एक्वायर कर पाते हैं, ना उनको वो उनका फुल राइट मिलता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि भाई जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना, तो आपके साथ जो गलत हो रहा है सफरिंग आप झेल रहे हैं, बट जो केस कर रहा है वो आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन
केस कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स द पर्सन या एसोसिएशन जो भी है जो जस्टिस ले रहा है, एक तरीके से आपका न्याय ले रहा है आपके बिहाफ पर, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई बॉन्डेड लेबर के केस हो गए, बॉन्डेड लेबर के केस हो गए आपके। दूसरा स्टोन क्वेरी के केस हो गए फ्रेंड्स, कि भाई बच्चों से पत्थर तोड़वाना या उनको ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है ना। या फिर कुछ जेल में जो कैदी एक तरीके से बंद होते हैं फ्रेंड्स, उनके अगेंस्ट में लेना डिसीजंस, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो भी आप लोगों के अगेंस्ट में पॉलिटिकली जो भी आप लोगों को केस में केस कर रहे हैं, वो लोग पॉलिटिकली माइंडेड होते हैं, वो अवेयरनेस होते हैं, उनको राइट्स के बारे में जानकारी होती है, वो एडुकेट होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपके हितों को जानते हैं और आपके लिए आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ठीक है ना। कुछ भी हड़ताल है, प्रोटेस्ट है, उसके अगेंस्ट में भी वो सारे डिसीजन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये PIL का जो कंसेप्ट है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आगे भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डू यू थिंक दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव? तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है कैन लीड टू अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, कि भाई कहने का मतलब हुआ कि भाई जो जुडिशली इंटरफेरेंस करता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशली इंटरफेरेंस करेगा तो कहीं ना कहीं उसको क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है कि देखिए हमारे को गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को हमारे को जस्टिस देनी है। अब उनको जस्टिस देने के लिए हमारे को अगर कुछ भी करना पड़ सकता है तो हमारे को करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ही फ्रेंड्स सेपरेशन ऑफ पावर्स भी दी गई हैं, आपने पढ़ा है उसके बारे में, छोटी क्लासेस में भी मैंने आपको डिस्कस किया है उसको, कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशर के आपके पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है और लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है, ओके। तो सबको अपनी अपनी पावर में भी रहना है, बट कई अगर कोई अपनी बॉडी अपनी पावर का यूटिलाइज कर रही है या फिर नहीं कर रही और कर रही है तो गलत तरीके से कर रही है, तो फ्रेंड्स फिर जुडिशरी को एक रोल प्ले करना पड़ता है और उसको इंटरफेरेंस करके उसकी पावर्स को और उसको याद दिलाना पड़ता है कि भैया आप काम जो है सही नहीं कर रहे, आप काम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें आप लिख सकते हैं। हाउ इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो फ्रेंड बेसिकली आपको पता है कि जो भी जजेस हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट है आपका और हाई कोर्ट जो है वो आपका क्या है, गार्जियन जिसे हम बोलते हैं, गार्जियन है किसका, आपके फंडामेंटल राइट्स का। तो कहीं ना कहीं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, अगर कहीं भी वायलेट कर रहे होंगे तो उनका ये राइट बनता है, उनका ये अधिकार बनता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है फेडरलिज्म, उसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये हमारा चैप्टर 7 होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आपका मोटिवेशन ही मुझे भी मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और ये एक तरीके से सेल्फ प्रमोशन आप इसको बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन अगर मुझे मिलता है तो मुझे नए नए वीडियोज़, नए नए टॉपिक, नए नए बुक्स पर बनाने का एक मोटिव मिलता है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।